हेलो एजिशियंस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे 7th चैप्टर के साथ। तो चैप्टर 7 टेल्स यू अबाउट लीगल स्टेटस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है। तो लीगल स्टेटस क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का? फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। ठीक है। इट डज नॉट एक्सटेंड टू फॉरेनर्स। ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या था, दैट वाज एप्लीकेबल फॉर बोथ इंडियन सिटीजन्स एज वेल एज द फॉरेनर्स, बट फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स एंड इट इज नॉट एप्लीकेबल टू your foreigners. Now they are non-justiciable similar to directive principles of state policy. This is already discussed. There is no legal sanction against their violation. Suppose आप fundamental duties का कोई भी violation करते हैं तो आपके against कोई भी legal action नहीं लिया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, next, aid to interpretation of constitutional provisions. यहाँ पे जैसे बोला गया है कि फंडामेंटल राइट्स भी हमने पढ़ लिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ बोला जा रहा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कैसे है, चलिए जानते हैं। जैसे कि आर्टिकल 21A जो हमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, सिमिलरली आर्टिकल 51A क्लॉज के जो हमें फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताता है, दोनों का मैटर या सब्जेक्ट बोल सकते हैं सेम था। जैसे कि आर्टिकल 21A में बोला गया था कि जो भी बच्चे 6 साल से 14 साल के बीच में है, ठीक है, तो देयर इज एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट। स्टेट पे ऑब्लिगेशन है कि वो लोग को प्रोवाइड करना पड़ेगा राइट टू एडुकेशन टू द चिल्ड्रन। ठीक है। तो ये एक फंडामेंटल राइट था लोगों के पास कि 6 से 14 साल के बच्चों को ये वो लोग फ्री में एडुकेशन ले सकते हैं फ्रॉम द स्टेट। स्टेट के पास स्टेट का ये ऑब्लिगेशन था। ठीक है। जहाँ की नेक्स्ट दूसरे हाथ पे जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 51A क्लॉज के, उसमें क्या था, ये ड्यूटी बना दिया गया हर सिटीजन का कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल के बीच में है उसे आप डिप्लॉय नहीं कर सकते हो स्कूल जाने से, मतलब उसे स्कूल जाने से आप मना नहीं कर सकते हो। तो अल्टीमेटली एम क्या था? अल्टीमेटली एम यही है, चाहे वो आर्टिकल 21A हो या आर्टिकल 51A क्लॉज है, यही था कि देयर शुड बी अ प्रोवाइडेशन ऑफ योर एडुकेशन टू चिल्ड्रन। ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट, व्हाट वर द लॉज विच वर पास्ड बाय द पार्लियामेंट? नंबर 1 देखते हैं। द एम्बलेम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950 was enacted soon after independence to prevent improper use of national flag and national anthem. तो ये एक्ट इनैक्ट किया गया था सो दैट देयर शुड बी नो इम्प्रॉपर यूज ऑफ योर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है। इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट देयर इज नो डिसरिस्पेक्ट shown to the national flag, constitution of India and the national anthem, the prevention of insults to national honor act 1971 was enacted। कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल फ्लैग हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो या नेशनल एंथम हो, ठीक है, इन सब को डिसरिस्पेक्ट ना दिखाया जाए, इसीलिए प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 पास किया गया था। ठीक है। In order to ensure that the correct usage regarding the display of the national flag is well understood, the instructions issued from time to time on the subject have been embodied in the Flag Code of India, ठीक है, which has been made available to all the cities, all the state governments and union territory administration। तो यहाँ बोला जा रहा है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड करेक्ट यूजेज, ठीक है, नेशनल फ्लैग का करेक्ट यूजेज हो, इसीलिए इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर दिए जाते हैं अंडर व्हाट, अंडर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया। ठीक है। विच हैज बीन मेड अवेलेबल टू, किसको अवेलेबल करा दिया गया है ये सब? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स को। ठीक है। Next, there are a number of provisions in the existing criminal laws to ensure that the activities which encourage enmity between different groups of people on grounds of religion, race, place of birth, residence, language, etc. are adequately punished। तो यहाँ बोला गया है कि बहुत सारे provisions भी लाए गए हैं किसमें? क्रिमिनल लॉज में। क्रिमिनल लॉज में बहुत सारे प्रोविजन लाए गए हैं सो दैट
कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, चाहे आप कोई भी रिलीजन के हो, रेस के हो, आपका जन्म कहाँ हुआ है, या आपका लैंग्वेज क्या है, या आप कहाँ रिसाइड करते हो, रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट, आपको पनिश किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग्स, स्पीचेस, जेस्चर्स, एक्टिविटीज, एक्सरसाइज ड्रिल्स aimed at creating a feeling of insult or ill will among the members or other communities, etc., have been prohibited under Section 153 of the Indian Penal Code 1960. तो इसमें बोला जा रहा है कोई भी राइटिंग, स्पीच, जेस्चर या एक्टिविटी, एक्सरसाइज ड्रिल या कुछ भी जो क्रिएट करता है एक फीलिंग ऑफ इंसल्ट, ठीक है, अमंग द अदर कम्युनिटीज। ठीक है, अगर कोई भी तरीके का इंसल्ट क्रिएट हो रहा है, फीलिंग ऑफ इंसल्ट क्रिएट हो रहा है टू द अदर कम्युनिटीज, देन अंडर योर सेक्शन 153 ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1960 आपको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट, अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर द प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। यहाँ बोला जा रहा है कि अ कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन वाज डिक्लेयर्ड अनलॉफुल एसोसिएशन under the provision of Unlawful Acts Prevention Act 1967. The Prevention of Civil Rights Act 1955 is enacted to protect the civil rights and avoid untouchability. तो Protection of Civil Rights Act 1951 क्यों enact किया गया था? So that in order to protect your civil rights and avoid untouchability. Next, Section 123, Subsection 3 and 123, Subsection 3, Clause A of the Representation of People Act 1951 declares that soliciting of vote on the ground of religion and promotion or attempt to promote feelings of enmity or hatred between different classes of citizens of India on the grounds of रिलीजन, रेस, कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज इज अ करप्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 या सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 सब क्लॉज ए ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, बोला जा रहा है कि वोट का हेरा फेरी ऑन द ग्राउंड ऑफ योर, कोई भी ग्राउंड पे, या आपका रिलीजन हो, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, या आप प्रमोट कर रहे हैं एनी फीलिंग ऑफ एनमिटी, कोई भी दुश्मनी या जो भाईचारा का बात नहीं है, या कोई भी तरीके का नफरत फैलाने का आप कोशिश कर रहे हो ऑन एनी ग्राउंड, वेदर इट्स योर रिलीजन, रेस, कास्ट, एनीथिंग, तो उसको करप्ट प्रैक्टिस बोला जा रहा है। ठीक है, अ पर्सन इंडल्जिंग इन अ करप्ट प्रैक्टिस कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। यहाँ बोला जा रहा है जो भी पर्सन करप्ट प्रैक्टिस करता हुआ पाया जाएगा उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर अंडर सेक्शन 8A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट पीपल एक्ट 1951। नेक्स्ट, the Wildlife Protection Act 1972, it aims at protecting and preserving rare and the perishing animals, birds and plants. For this reason, this act strongly prohibits the illegal trading of animals. यहाँ बोला जा रहा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 बोलता है कि ये एम करता है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व रेयर एंड द पेरिशिंग एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स। ठीक है, कि हमें प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है एंड द पेरिशिंग एनिमल जो एक्सटिंक्ट होते जा रहा है धीरे धीरे, चाहे वो बर्ड हो या प्लांट हो। फॉर दिस रीजन क्या हो गया, आपको प्रोहिबिट कर दिया गया इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एक्ट स्ट्रांगली prohibits the destruction of natural forest, keeping in mind it increasing degradation. It also prohibits the usage of forest for other human activities. The Forest Conservation Act 1980 स्ट्रांगली प्रोहिबिट करता है, मना करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। आप नेचुरल फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इंक्रीजेज इन डिग्रेडेशन। ठीक है, और यूजेज ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ह्यूमंस या कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी। नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। लिमिटेशंस क्या थे फंडामेंटल ड्यूटीज का? सबसे पहला था कि इट वाज नॉट प्रिसाइजली डिफाइंड, कोई अच्छे से किसी भी फंडामेंटल ड्यूटीज को डिफाइन नहीं किया गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारा वेगनेस, बहुत वेग माना गया किसी किसी फंडामेंटल ड्यूटीज को।
नेक्स्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंटली दे आर मेरेली मॉरल पोस्टुलेट्स एंड डू नॉट हैव जस्टिसेबिलिटी। तो इसमें से बोला कि ये मॉरल पोस्टुलेट्स ही माना जाएगा, बिकॉज अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो या कर रहे हो, इससे कोई भी जस्टिस तो किसी को नहीं मिल रहा। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट एनफोर्स बाय लॉ, ये तो हमें पता है। नेक्स्ट, सम फंडामेंटल ड्यूटीज आर वेग एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरेज मैन टू अंडरस्टैंड देम। देखिए, जब फंडामेंटल ड्यूटीज निकाला गया था तो इसमें बोला गया था कि जैसे कि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, इसीलिए कोई तरीके का पनिशमेंट अगर पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा अगर फंडामेंटल ड्यूटीज लोग पालन नहीं करते हैं तो। इसीलिए बोला जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को वेग माना गया है, क्योंकि एवरेज मैन मैन जो है वो समझ ही नहीं पाता है। ठीक है। विदाउट एप्रोप्रिएट लीगल सैंक्शन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेयर विशेस। कि देखिए, कोई लीगल अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो फंडामेंटल ड्यूटीज तो सिर्फ एक समझ सकते हैं हम लोग, खाली विश है कि हाँ, मेरा मन किया तो मैं इसका रिस्पेक्ट कर रही हूँ, मैंने मेरा मन नहीं किया तो मैं नहीं करूंगी। क्योंकि अगर कोई लीगल एक्शन लगा दिया जाता है इस पे कि अगर मैं नेशनल एंथम का या नेशनल फ्लैग का इंसल्ट करूंगी तो मेरे ऊपर ये कार्रवाई चल सकती है, तो इंसान अपना फंडामेंटल ड्यूटीज और सीरियसली लेता। ठीक है। देर इज ओवरलैपिंग एंड रेपिटेशन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है ओवरलैपिंग और रिपीटेशन हो रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज का। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज मिसेस सम इम्पोर्टेंट ड्यूटीज सच एज कास्ट वोट पे टैक्सेस फैमिली प्लानिंग। में फंडामेंटल ड्यूटीज में कुछ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है जो छोड़ दिए गए, जैसे कि वोट कास्ट करने के बारे में हो या टैक्स पे करने के बारे में हो या फैमिली प्लानिंग के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट अप्रोचेस टू ओवरकम लिमिटेशन। लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कुछ ऑल्टरनेट अप्रोचेस बताए गए, जैसे कि द फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव एक्ट। ठीक है। तो by legislative action, it is meant framing a law either as government proposal or a private member's bill for its passage in parliament in accordance with rules and regulations, so that a law for breach of fundamental duties emerges with a innovative solution of making such breach initially a civil wrong or civil misconduct like in service rules। तो इसमें बोला जा रहा है कि लेजिस्लेटिव एक्शन से मतलब होता है कि कोई भी लॉ फ्रेम करिए, बट एज या तो गवर्नमेंट प्रपोजल के तरीके से आप फ्रेम करिए या प्राइवेट मेंबर्स बिल की तरह आप फ्रेम करिए। ठीक है। फॉर इट्स पैसेज इन पार्लियामेंट। तो इससे क्या होगा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द लॉ फॉर ब्रीच, अगर कोई ब्रीच करता है ये सब लॉ, तो क्या होता है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली सिविल रॉन्ग या सिविल मिसकंडक्ट के हिसाब से उसे पनिश कर दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट होता है एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो एग्जीक्यूटिव एक्शन में बोला जा रहा है कि जैसे कि लेजिस्लेशन कुछ चल ही नहीं रहा है उसके ऊपर, द एग्जीक्यूटिव डिटर्मिनेशन कैन ऑल्सो बी थॉट ऑफ, बट वाइल adopting executive mode, one has to ponder for deriving power to frame guidelines. Besides that, may have tendency to be biased under some circumstances, but at least it is certain that bigs will be alleged. Therefore, to give credibility to system, a quasi judicial approach is preferable। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जब आप अडॉप्ट करते हो एग्जीक्यूटिव मोड, ठीक है, आपके पास पावर आ जाता है गाइडलाइंस बनाने का। ठीक है। बिसाइड्स दैट मे हैव टेंडेंसी टू बी बायस अंडर सम सर्कमस्टेंसेस, बट एटलीस्ट इट इज सर्टेन दैट बायस विल बी एलिज्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपको ओवरकम करना है लिमिटेशंस बाय यूजिंग योर एग्जीक्यूटिव एक्शन, तो आपको क्वासी जुडिशियल अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट इज जुडिशियल अप्रोच। जुडिशियल अप्रोच में बोला जा रहा है कि इट इज इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट टू क्योर द इल और रेमेडी द रॉन्ग। बोला जा रहा है कि ये अपने आप कोई भी गलत को सही नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट बोलता है टू परस्यू योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल भी बोलते हैं इसको। तो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट कैन एक्ट ऑन परसुएंस टू पीआईएल, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इवन इफ दैट हैपेंस द मेजर मे बी टेम्पररी टिल अ डेफिनेट लॉ इज पास बाय द पार्लियामेंट। यहाँ बोला जा रहा है कि टेम्पररी बेसिस के लिए आप ये यूज कर सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट इशू करना चाहता है विथ योर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक टेम्पररी बिल पास। लेकिन जब ये टेम्पररी चीज है ये, बट जब तक कोई लॉ पास नहीं होता है बाय द पार्लियामेंट, मतलब कोई बिल पास नहीं हो, बिल पास होगा फिर लॉ बनेगा। तो अगर कोई लॉ नहीं बनता है अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ लॉ पास बाय द पार्लियामेंट, तब तक ये फॉल करेगा अंडर योर यूनियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है।
चलिए इसके साथ हमारा चैप्टर 7 भी खत्म हो जाता है। थैंक यू।